ज़माने की चाल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने लगी हूँ वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इस एक बेवफा लड़की ने मेरे पूरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। वो घर जहाँ हर दम खुशी का राज था, अब वहाँ पर सिर्फ वीरानी बसती थी। आजकल के इस दौर में भी हमारे घरानों में रिश्तों की खूब पहचान थी। वालिद, ताया, चचा सभी इकट्ठे एक हवेली नुमा घर में रहते थे। बुनियादी तौर पर तो हम भी इस घर को अपना घर समझते थे, जो गांव में था। तालीम हासिल करने हम शहर आ गए थे। शहर में भी हमारा अपना बड़ा सा मकान था, लेकिन गांव हमारे लिए जन्नत से कम नहीं था। हम सब कजिन इन दिनों शहर वाले घर में थे कि सभी ज़ेर तालीम थे, ताहम जो नहीं कोई छुट्टी आती हम फौरन गांव पहुंच जाते। हमारे अर्द गिर्द रिश्तों में मोहब्बत की खुशबू जन्मदिन से रची बसी हुई थी। मेरा भाई आज़म और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों हम शक्ल जुड़वा बहन भाई थे, तभी हमें दोस्ती का रिश्ता था। ना तो आज़म मुझसे कोई बात छुपाता था और ना मैं इसे अपना कोई राज मख्फी रख सकती थी। जुड़वा होने के बाइस हम में बहुत सी आदतें मुश्तरक थीं। मेरा एक छोटा भाई आसिम था। वो हमसे 6 बरस छोटा था। मेरी आज़म से खूब बुनती थी। अगर इख्तलाफ था तो इस बात पर कि वो खामोश तब था, मैं शोख तब और बातूनी थी। इसके चेहरे पर छाई संजीदगी इसे बावकार बनाती थी। वो मुझसे बड़ा लगता था, इसके बावजूद इसकी सूरत पर मासूमियत बरसती थी। हमारी भी लड़ाई हो जाती तब वो मुझसे बातचीत बंद कर देता। इसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि जब तक मैं उसकी मिन्नत समाजत न करती, इसको ना मनाती, वो खुद मुझसे बात करता। जिंदगी के सहल और खुशियों भरे रास्ते पर भागते दौड़ते हम कॉलेज तक आ पहुंचे। हमारे इम्तिहान नज़दीक होते तो हम एक साथ पढ़ते और इम्तिहान की तैयारी करते। हम खूब मेहनत से दिल लगाकर पढ़ते थे, लेकिन इस बार न जाने आज़म को क्या हो गया कि वो इम्तिहान के दिनों में गुमसिम रहने लगा। सभी ये समझ रहे थे कि इसको पर्चों की फिक्र है, लेकिन मैं जानती थी कि बात ये नहीं है। बात कोई और थी जो उसे तान कर रही थी। इम्तिहान खत्म हुए तो एक दिन मैंने इससे पूछ ही लिया, क्या बात है आज़म, तुम आजकल किस मसला में उलझे हुए हो? इसने कोई बात नहीं कहकर मुझे टाल दिया। चंद दिनों के अंदर अंदर उसकी सेहत करने लगी। अब तो सभी घर वालों ने महसूस कर लिया कि आज़म की सेहत को कोई घन लग गया है। हर कोई इसके बारे पर यह सुनता। वो सारे रात बिस्तर पर पड़ा रहता, किसी से बात करता और न खाना वक्त से खाता। इम्तिहान खत्म हुए तो गांव जाने का प्रोग्राम बन गया। हम भी सबके साथ गांव चले गए। वहां हवेली में हमारे जाने से मेले का सा समा हो गया। गांव में भी कोई मेला था, दोस्त रिश्तेदार एक हुए थे, खूब रौनक थी। मैं खुश थी कि यहाँ आकर आज़म की तबीयत संभल गई थी। वो आते ही घर से गायब हो गया। काफी देर बाहर रहने के बाद लूटा तो हशाश बशाश नजर आ रहा था, बात बेबात हंस रहा था। अम्मी और मैंने ये तब्दील खास तौर पर महसूस की। इसके चेहरे पर सेहत और मुस्कुराहट के रूप में जिंदगी लूट आई थी। मुझको हैरत थी और खुशी भी कि चलो किसी सूरत तो वो ठीक हो गया। गांव में छुट्टियां गुजार कर हम शहर वापस आ गए। यहाँ आकर एक बार फिर आज़म इस नामालूम उदासी और पुरस्कार पर यशनी का शिकार हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे भाई के साथ कोई न कोई संजीदा मामला जरूर है। जब पूछती टाल देता, तब एक दिन बेबसी से इसके सामने रो पड़े। मेरा रोना वो ना से सका। कहने लगा, रोने की क्या बात है, ये मेरा पर्सनल मामला था, तुम इतनी परेशान हो तो बता देता हूँ। एक लड़की मुझे पसंद है, इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हम ताया चचा वाले रिश्तों के जाल में इस मजबूती से गुंधे हुए हैं कि बाहर से शादी नहीं कर सकते। जानती हो ना कि किसी बाहर की लड़की से मेरी शादी होना कितनी मुहाल बात है। बस इस बात से परेशान रहता हूँ। सोचता रहता हूँ कि क्यों कर चचा की लड़की से शादी के लिए इनकार करके सबा से शादी कर पाऊंगा। इस मामले पर अलिफबा, ताया, चचा सभी एक होकर मेरी गर्दन पकड़कर बैठ जाएंगे। बात तो भाई की ठीक थी, फिर भी मैंने इसकी दिलजुई की और कहा, बस इतनी सी बात, तुम फिक्र ना करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। तालीम मुकम्मल कर लो, वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से ही करवा कर दम लूंगी। अच्छा बताओ कि वो लड़की है कौन? आज़म को मेरे इस तरह कहने से ढारस मिली। उसने कहा, अच्छा, फिर यह किस्सा सुनो।
एक दिन मैं गांव गया तो बाहर घूमते हुए मुझे एक लड़की मिली। बस इसको देखता रह गया। वो शहरी और देहाती हसन का हुसैन इम्तिजाज थी। वो मेरे सामने से गुजर कर चली गई। घर आया, तवास के ख्यालों में खो गया। शाम को बाग की तरफ गया, देखा कि वो गिने तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे टूट नहीं पा रहा है। तब पास जाकर पूछा, क्या मैं तोड़ दूं? उसने हाँ कहा और नाना। मैंने आज खुद 2-4 तोड़कर उसको दिए तो शर्माकर भाग गए। मैंने चचाजाद भाई से पूछा। इसने बताया कि मेरी खाला की बेटी है, शहर में रहती है, आजकल छुट्टियां गुजारने घर आई हुई है। वहां ये कॉलेज में पढ़ती है, चंद रोज बाद वापस चली जाएगी। आजम का इसके बाद कई बार सबा से आमना सामना हुआ, लेकिन वो हर बार उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती थी। इस रवैये के सबब आजम को यकीन हो गया कि सबा उसको पसंद नहीं करती। इसका एतमाद मुतज़लज़ल हो गया। इसके अंदर शिकस्त और रिख्त शुरू हो गई। वो फिर से उदास और परेशान रहने लगा। जब कोई इसकी परेशानी की वजह पूछता, वो इसको कुछ ना बना पाता था। इसके मर्ज का हल अब किसी के पास नहीं था और मैं दुआ करती थी कि खुदा एक बार इस लड़की को हमसे मिलो देता कि मैं अपने भाई के मसले को हल करने की कोशिश करूं। इन दिनों हम शहर में थे, सबा भी शहर में थी, मगर हमारी मुलाकात मुमकिन न थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो गांव जा रही है। उन्हीं दिनों हम भी गांव जा रहे थे। मैं खुश हो गई कि चलो वहां इस लड़की से मुलाकात की कोई सबील निकाल लूंगी। गांव पहुंचे, जाते ही आजम खेतों की तरफ निकल गया। इत्तेफाक के वहां इसको सबा मिल गई। वो जल्दी से इसकी तरफ गया था कि इस मौका को हाथ से गनवाए बगैर उसे दिल की बात से आगाह कर दे। आजम को अपनी तरफ आते देखकर वो टहल गई। भाई ने बिला झिझक इससे कहा, सबा गिर, तुम मुझको पसंद करती हो तो बता दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर नहीं तो भी कह दो ताकि मैं खुद को समझा कर ये ख्याल छोड़ दूं। लड़की ने जवाब दिया, जो आपके जज्बात हैं समझ ले वही मेरे भी हैं। ये बात कहने के बाद इसकी हया ने इसे वहां रुकने ना दिया और वो फौरन वहां से चली गई। आजम के लिए तो इसका इतना जवाब ही काफी था। वो इतना खुश घर लूटा जैसे इसको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो, जिसकी जुदाई इसको घन की तरह खा रही थी। इसके इकरार ने मेरे भाई के मुर्दातन में फिर से रूह फूंक दी थी। ताहम जो फिक्र इसको सता रही थी वो बदस्तूर मौजूद थी, बल्कि अब पहले से ज्यादा हो गई थी कि ये रिश्ता नहीं होने दिया जाएगा। चचा कब चाहेंगे कि उनकी लड़की का रिश्ता रद्द करके उनकी साली की लड़की से रिश्ता किया जाए, जबकि उनके ताल्लुकात अपने ससुराल वालों से भी अच्छे न थे। चचा ने कई बार अपनी बीवी की बहन यानी सबा की उम्मी की इहानत की थी। भलो दूसरी बार क्यों कर हमारे खानदान में लड़की देना पसंद कर गए। इसी तरह के ख्यालात हर दम मेरे भाई को तरपाते रहते थे, जबकि मैं दिलासा देती कि आजम ये तुम्हारा और हम है, ऐसा कुछ नहीं है। और चची भी अपनी भांजी को चाहती हैं। अगर सबा की पसंद तुमसे हुई तो वो मुखालफत ना करगी। मैं खुदान से बात कर लूंगी। वो अपनी बेटी यूं भी अपने भाई के बेटे से ब्याहना चाह रही हैं। आजम मेरी बातों को सुन कर चुप हो जाता। तब मैं सोचती कि मोहब्बत भी क्या जज्बा है जो बसेरे के लिए कोई मकाम भी नहीं देखता। मेरी और आजम की रोज इस मौजू पर बात होती। वो इसके जिक्र पर मसरूर हो जाता। भाई को खुश देखकर मेरे दिल से भी दुआ निकलती, खुदा इन दोनों को शादी के बंधन में बांध दे और फिर कभी जुदा ना करे। अब सबा और आजम की अक्सर फोन पर बात होती। कभी कभी मैं भी सबा से बात कर लेती थी। मैं इसको अपने भाई के पर खुलूस जज्बात के बारे में बताती तो वो कहती, यकीन नहीं आता आजकल के दौर में भला कौन किसी से इतनी मोहब्बत करता है। अब इस जज्बे में इतनी सच्चाई मुमकिन नहीं जितनी तुम बहन भाई साबित करने की कोशिश करते हो। जरा सा बुजुर्गों का दबाव पड़ेगा तो सारी मोहब्बत हुआ हो जाएगी। मुझको सबा के ऐसे जवाब से दुख पहुंचता। इसी किस्म की बातें वो आजम से भी करती थी। तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। वो तवास को पूरे खुलूस से अपनाना चाहता था। अब मुस्तकबिल में क्या होना था इस बारे तो कोई भी नहीं जानता था। आजम मगर इस बात से तो अजहद रंजूर था कि सबा उसके खुलूस पर शक करती थी। इसी बात पर एक दफा दोनों में लड़ाई हो गई। उन्हीं दिनों उम्मी बीमार हो गई। हम उनकी परेशानी में पड़ गए। आजम और मैंने कुछ दिन सबा से बात न की, जिस पर उसकी खफगी शदीद नाराजी और शक में बदल गई। जब आजम ने इससे बात करना चाही,
उसने गुफ्तगू शनीद के तमाम हीले ही तमाम कर दिए। अब आज़म फिर से परेशान रहने लगा। मैं सबा के पास गई, मिन्नत समाजत करके इसकी गलत फहमी दौर की और उनकी आज़म से सुलह कराई। तब मीर अब खुश गया। अम्मी की बीमारी का सुनकर सबा की वालिद है इसको लेकर हमारे घर इयादत को आए। इस रोज़ आज़म और सबा ने से खूब बातें की। आज़म फिर से सबा पर एतबार करने लगा कि ये धोखा ना देगी। 2-3 साल मीर इंतज़ार करेगी जब तक मैं तालीम मुकम्मल ना कर लूँ। मगर सबा शायद मेरे भाई से दिल लगी कर रही थी, इसको आज़म की मोहब्बत का एतबार न था। उसने मेरे भाई को मजबूर किया कि वो उन्हीं दिनों अपने वालिदैन को राज़ी करे और मंगनी की रस्म काफ़वा ले। अभी मुनासिब मौका न था। पहले हमने अपनी चची को एतमाद में लेना था। वो हमसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो ज़रूर हमारी बात सुन लेती, लेकिन सबा के मजबूर करने से हमने पहले अपने वालिद से बात की। वालिद तो भड़क उठे। उन्होंने एवद के नाता और आज़म का निकाह हमारी चचा जद से करने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वो हमसे 7 साल बड़ी थी। वो मेरे भाई के जोड़ की ना थी। बेशक वो अच्छी लड़की थी, आज़म भी इसकी इज्जत करता था, लेकिन वो इसको सबा की जगह नहीं दे सकता था। जब निकाह की तारीख रख दी गई तो आज़म की हालत गैर हो गई। कहने लगा, मैं ना कहता था कि ये रिश्ता नहीं हो सकेगा। यही गम तो मुझे अंदर अंदर खाता रहा था। खुदा की करनी उन्हीं दिनों दादी जान का इंतकाल हो गया और निकाह मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान सबा का रिश्ता किसी अच्छी जगह से आ गया। आज़म की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने बदन से रूह खींच ली हो। उसने वालिद से जाकर शादी से इनकार कर दिया। वो सख्त खफा हुए, मगर भाई अपने मौक़िफ़ पर डट गया कि मैं खुद से 7 साल बड़ी से शादी नहीं करूंगा। इसके बाद वो सबा से मिला, कहा कि मैंने शादी से इनकार कर दिया है। वालिद की नाराज़ी मोल ले ली है तो अब तुम भी इनकार कर दो। उसने ताउन करने की बजाय भाई से कहा कि जहां मेरे वालिदैन चाहेंगे वहां शादी करूंगी। इसके रोई से आज़म ने अपनी बेइज्जती महसूस की। उधर वालिद, ताया, चचा सभी ने मेरे भाई का जीना हराम कर डाला था। वो तन्हा उन सब की बदसलूकी और गुस्से का मुकाबला न कर सकता था और उसको तसल्ली देने वाला मेरे सिवा कोई न था। अलबत्ता वाहिद चची जान थी जो ये चाहती थी उनकी बेटी की शादी आज़म से ना हो पाए ताकि वो बेटी को अपने भतीजे की दुल्हन बना सके। मुझको लगा कि शुरू दिन से सबा मेरे भाई के साथ मुखलिस ना थी। अब फिर आज़म के हालात को ना समझ सकी जो उसकी खातिर पूरे खानदान में बुरा बन गया था। वो आज़म के जज्बों पर ही शक करती रही, कहती कि तुम भी दूसरे सब लड़कों की तरह बेवफा हो, जबकि मेरे भाई बेचारे ने बेवफाई कब की थी। वो तो उसकी खातिर खानदान भर से लड़ भड़ रहा था और वो मिस्र थी कि तुम मोहब्बत का ड्रामा कर रहे थे। खानदानी रुकावट तो बस एक बहाना है। उसने इंतजार किए बगैर ही मोहब्बत के बंधन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। मुझको सबा की सोच पर बहुत दुख हुआ, जबकि चची ने सबा से भी कहा कि जल्दबाजी ना करो, मैं तुम्हारा मसला हल करा दूंगी। बस थोड़ा सा सब्र और इंतजार कर लो। मगर इस लड़की को न जाने किस बात की इतनी जल्दी थी। सबा की बातों से भी आज़म ने हौसला न हारा और बड़ी हिम्मत से घर वालों का मुकाबला किया। उसने सबा की वालिद वावर बड़ी बहन से भी बात की कि मैं साबित कदम हूँ, अब मेरा साथ दे और सबा के रिश्ते में जल्दी ना कर। मगर उन्होंने डांट कर मेरे भाई को भगा दिया। कहा कि सबा कहती है तुमने इससे दिल लगी की है, लिहाजा हम सबा की मंगनी कर रहे हैं। आज के बाद उधर का रुख मत करना। यूं इन सब लोगों ने मिलकर मेरे मासूम भाई को तबाही के रास्ते पर डाला और वो शदीद बीमार पड़ गया। मायूसी ने गोया इससे जीने की तमन्ना ही छीन ली। वो अपनी तालीम भी जारी ना रख सका। जब वालिद साहिब ने बेटे की हालत देखी तो उनकी शफकत पिदरी ने बालिखर जोश मारा। अब उनको एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने चचा से कहा कि आज़म अगर इस शादी पर रजामंद नहीं है तो ये तुम्हारी बेटी को खुश ना रख सकेगा। मैं तुम्हारी लड़की की शादी अपने छोटे बेटे से किए देता हूँ। ये फैसला और भी हैरान कुन था क्योंकि आसिम तो आज़म भाई से 6 बरस जबकि चची की बेटी से 13 बरस छोटा था। बाबा जान के इस फैसले से हम पर बिजली गिर गई। आज़म जो अभी तक अपने गम में डूबा हुआ था, इसको होश आ गया। वालिद से कहा कि मेरे मासूम भाई को अपने भाई की मोहब्बत की भींट ना चढ़ाए। इससे तो बेहतर है कि मैं ही शादी कर लूं ताकि मेरे भाई की जिंदगी तो तबाह होने से बच जाए। उम्मी ने भी जुबान खोली।
कहा कि मेरे होते अब मेरे मासूम बच्चे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। आजम के दिल पर जो गुजरी सो गुजरी, मगर उसने अपने छोटे भाई को कुर्बानी का बकराना बनने दिया। वालिद खुश हो गए। चचा की भी बातें खिल गईं कि अब जमीन घर में रहेगी, बंटवारा ना होगा। आजम ने खुद को बर्बादी के गड़े में झोंक कर भाई का मुस्तकबिल बचा लिया, जो भी सिर्फ छठी जमात का तालिब इल्म था। तकदीर हम पर फिर भी मेहरबान ना हुई। एक दिन नहर में नहाते हुए मेरा छोटा भाई डूब गया। हमारे घर का चिराग गिल हुआ तो दिलों में अंधेरा भर गया। जिस भाई की खातिर आजम ने अपनी जिंदगी दियों पर लगाई, जब वही ना रहा तो वो शादी क्यों करता। इसने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया और एक दोस्त के साथ मुल्क की सरहद से निकल गया। वो दुखों से निजात चाहता था, लेकिन ये दुख तो साया बनकर उसके साथ साथ चलते थे। न जाने कितनी सोबतें बर्दाश्त करके खुशकी के रास्ते ईरान से तुर्की और आगे यूरोप को निकला। इसके बाद मुद्दतों इसकी कोई खबर न आई। बिलाखिर 15 बरस बाद एक वाकिफ कार पाकिस्तान आया तो इसकी ज़बानी पता चला कि वो उन दिनों स्पेन में है। वहां इसने फूल बेचे, होटलों में काम किया, जाने किया जतन किए पेट भरने की खातिर। मुसलसल हादसात का मुकाबला करते करते इसके असाब शल हो गए। बरसों बाद जब वो वतन लूटा तो वो पहले वाला आजम ना रहा था, वो बिल्कुल बदल चुका था। अब इसको किसी से मोहब्बत ना रही थी। एक नासमझ और बेवफा लड़की की खातिर मेरा प्यारा भाई हमसे छिन गया और दूसरे को मौत ले गई, और वालिदैन के सद इशौर बने वाले दिल आशाद हो गए। आज अपने खानदान के हालात देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। आज हर कोई अपनी जगह अलग अलग जिंदगी बिसर कर रहा है, और हमारी गांव वाली हवेली जो कभी भरी पड़ी और कहकहों की आमाजगा थी, वीरान पड़ी है। जमाना भी कैसी कैसी चाल चलता है। कब करवट लेकर हमारे ख्वाबों के महल गिरद ईते है, हम नहीं जान सकते, और ना हम वक्त और जमाने की चाल को समझ सकते हैं। लेकिन बुजुर्गों को ये जरूर सोचना चाहिए कि औलाद पर जबर से कभी कभी खुद उन्हीं का नुकसान हो जाता है। अगर सबा मेरे भाई की शुरू में है हौसला अफजाई न करती तो यकीनन वो पीछे हिट जाता। सबा की दिल लगी ने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया।